चलिए आज हम लोग बात करना चाहते हैं संप्रभुता की आलोचना से। हमने संप्रभुता के बारे में बहुत बात की थी कल बहुत देर तक। उसमें ये एक पक्ष रह गया था कि संप्रभुता की आलोचना किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि संप्रभुता की आलोचना कैसे की जाती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है शक्ति और वैधता एवं सत्ता, इन सब के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो आरंभ करते हैं हम कि संप्रभुता की आलोचनाएं क्या है। संप्रभुता की आलोचना करने वालों को बहुलवादी कहा जाता है, प्लूरलिस्ट। बहुलवाद का अर्थ है कि वह किस सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध बात कर रहा है। जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो हम सत्ता के केंद्रीकरण की बात करते हैं। हमने देखा था कि संप्रभु वो है जो राज्य की अनन्य शक्ति है और किसी भी संस्था के पास वो शक्ति नहीं है जो राज्य के पास है, और वो अपनी बात को मनवाने के लिए स्वतंत्र है। जो उसके भूभाग में रहते हैं उनसे उसके पास ये शक्ति भी है, और जो उसकी बाउंड्रीज के बाहर हैं वो कभी उस पर ये दबाव नहीं डाल सकते कि वो उनकी बात को माने। यानी वो बाहर से भी स्वतंत्र है और अंदर से भी स्वतंत्र है। ये संप्रभुता की हमने परिभाषा की थी। और न केवल स्वतंत्र है अपितु वो उसके पास लेजिटिमेट पावर है, वैध शक्ति है, फोर्स है कि वो किसी को भी अपने बाउंड्रीज के अंदर बाध्य कर सकता है कि उसकी बात को माना जाए। ये अवधारणा हमने देखा कि ये बोधा ने शुरू की थी 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, और 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी तक आते आते ये एक मजबूत अवधारणा बन गई थी। और राज्य की जब परिभाषा दी जाने लगी तो राज्य की अनन्य विशेषता के रूप में संप्रभुता को परिभाषित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में संप्रभुता के कारण से राज्यों के मध्य में विवाद हुआ, और तब तक ये अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध होने के समय ये देखा गया कि राज्य की संप्रभुता से विश्व को खतरा उत्पन्न हुआ है या विश्व में अशांति फैली है। तो नए नए लोग सामने आने लगे, विचारक, जिन्होंने इसकी आलोचना करनी आरंभ की कि अगर राज्य संप्रभु नहीं होता तो शायद प्रथम विश्व युद्ध भी नहीं होता, ऐसा माना गया। तो इसमें जो आलोचक थे संप्रभुता की अवधारणा के, उसमें सबसे बड़ा नाम जिसका लिया जाता है उसका वो है हैरोल्ड लास्की। इसके अलावा अर्नेस्ट बार्कर, फिजिस, और भी बहुत से लोग हैं, GDH कोल। ये सब वो हैं जो प्लूरलिस्ट जिन्हें कहा जाता है, बहुलवादी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले संप्रभुता के अवधारणा की आलोचना की है। आलोचना क्यों की है और क्या उनके तर्क थे, जिसको हम देखते हैं, क्योंकि वो तर्क काफ़ी प्रभावशाली हैं। और ये परंपरा जो उन्होंने आरंभ की थी वो परंपरा उनके साथ ही समाप्त नहीं हो गई। ये प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के अधिकतर विचारक हैं, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की जो नकारात्मक जो परिणाम हुए विश्व के लिए उसको ध्यान में रखते हुए संप्रभुता को सीमित बनाने की वकालत की। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ वापस से, तो उन सालों में उन वर्षों में वापस से संप्रभुता महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि राज्य जब युद्ध में होता है तो अपनी शक्तियों को केंद्रित करना चाहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के जाने के बाद जब समाप्त हो गया, उसके बाद 1950 के दशक में वापस से संप्रभुता के कुछ विचारक सामने आए। यानी 2 विश्व युद्ध जो हुए उसमें तो संप्रभुता को चैलेंज नहीं हुआ, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के समय में उसको चैलेंज हुआ।
और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त के 2-4 साल बाद में फिर कुछ लोग आए जिन्होंने जो 1950 के दशक में और 60 के दशक में महत्वपूर्ण बने, उन्होंने वापस से बहुलवादी तर्क देने आरंभ किए और राज्य की शक्ति को कम करने पर की वकालत की। इसमें रॉबर्ट डाहल और एसएम लिपसेट जैसे लोग प्रमुख हैं। इन्होंने राज्य के संप्रभुता की सिद्धांत को चैलेंज किया। ये जितने भी लोग हैं, इन सब ये किसी एक विचारधारा को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुलवाद शब्द दे दिया इसका अर्थ ये वो एक ही विचारधारा के हो गए। वो सब अलग अलग तरह से एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं इस संप्रभुता के सिद्धांत का, यानी सभी एक जैसे नहीं है। बहुलवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो संप्रभुता या कंसंट्रेट शक्ति को की बहुलता को चाहते हैं, लेकिन वो बहुलता कैसे हो इसमें इनके विचार अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है सब लोग। ये ध्यान में रखने की बात है। इन सब के विचार अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे हैरोल्ड लास्की उदारवाद और समाजवाद के बीच में घूमता रहा और वो एक नए प्रकार का विचार दे रहा था, राजनीतिक विचार दे रहा था जिसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। उसके अनुरूप वह बहुलवादी था। GDH कोल जैसे उदाहरण लें हम, तो वो श्रेणी समाजवाद का प्रवर्तक था, यानी वो मानता था कि जो डिफरेंट गिल्ड हैं, श्रेणियां हैं समाज में, उनका प्रतिनिधित्व राज्य में होना चाहिए। इसी प्रकार से रॉबर्ट डाहल की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट डाहल ने न्यू हेवन सिटी का अध्ययन किया था और उसमें उसने कहा था कि राज्य में या एक शहर में भी शक्ति किसी एक के पास केंद्रित नहीं होती, वो बटी हुई होती है और वो साझेदारी में शक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उसने कहा ब्यूरोक्रेट है, कैपिटलिस्ट है, पुलिस है, कलेक्टर जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ कलेक्टर कहते हैं, वहाँ पर मेयर, ये सब मिलकर अपने राज्य की शक्ति का उपयोग करते हैं। इनमें से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तो शक्ति का सही प्रकार से प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए उसका ये मानना था कि एलीट व्यवस्था है प्रजातंत्र भी, और इसमें ये एलीट सब अभिजन वर्ग मिलकर शक्ति का सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन ये एक के पास केंद्रित नहीं होती है। न तो केवल मेयर सर्वाधिक शक्तिशाली हो सकता है, न पुलिस ऑफिसर जो कैप्टन है वो हो सकता है, न कोई वहाँ का इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है वो हो सकता है। ये अकेला इस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, तो बहुलवादी शक्तियाँ होती हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इस कारण से अलग अलग लोग हैं जो वैकल्पिक व्यवस्था अलग अलग प्रकार की बताते हैं, और इन सबको बहुलवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब इस बात पर सहमत हैं कि राज्य की संप्रभुता में विभाजन होना चाहिए। अब ये क्या तर्क देते हैं वो महत्वपूर्ण है। पहला तर्क इनका ये है कि पहला कि राज्य सभी मानवीय कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। यानी राज्य के पास शक्ति कितनी भी हो, वह निरंतर रूप से, अनिवार्य रूप से वह सभी कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये उनका सबसे बड़ा तर्क है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उनका मानना है, ये उनका मूल रूप से मानना है कि समाज राज्य से बड़ा होता है। पहली बात, यानी अगर आप एब्सोल्यूट थ्योरी या आइडियलिस्ट थ्योरी को बात करेंगे तब तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा,
क्योंकि जो आइडियलिस्ट हैं ईगल जैसे, वो तो मानते हैं कि राज्य और समाज में अंतर नहीं होता, राज्य पूरे समाज को नियंत्रित करता है। तो एब्सोल्यूटिस्ट थियरी वाले या आइडियलिस्ट थियरी वाले वो नहीं मानते इसको। लेकिन अधिकतर बाकी सभी जो विचारधारा को मानते हैं वो ये कहते हैं कि राज्य समाज का एक संस्था है, और भी बहुत सी संस्थाएं होती है। तो राज्य इसलिए मनुष्य की सभी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। दूसरी बात, राज्य चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, राज्य का मूल काम राजनीतिक है या कानून प्रशासनिक है। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के अलावा भी बहुत से कार्य होते हैं जीवन में जिनमें राज्य के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए राज्य चाहकर भी समाज के सभी कार्यों में या मनुष्य के सभी मानवीय कार्यों में न तो हस्तक्षेप कर सकता है और न इसलिए वो नियंत्रित कर सकता है। ये पहला तर्क उनके द्वारा दिया जाता है। दूसरा तर्क क्या है? क्लियर? दूसरा तर्क यह है कि बहुत से जो संस्थाएं हैं समाज में, बहुत सी संस्थाएं जो समाज में है, उन संस्थाओं को many institutions have emerged long before the emergence of the state. कई संस्थाएं हैं जो राज्य के आने से पहले से समाज में मौजूद है, यानी देयर आर प्री स्टेट इंस्टीट्यूशंस, पूर्ववर्ती राज्य से पहले से संस्थाएं आई हुई है। राज्य के आने के बाद में नहीं आई ये सारी संस्थाएं, तो राज्य उन पर नियंत्रण कर सके। जब राज्य के जन्म से पहले ही संस्थाएं थी तो उन संस्थाओं को कैसे नियंत्रित करेगा राज्य? इसलिए ये दूसरा तर्क है कि बहुत सी संस्थाएं हैं समाज में, जैसे चर्च है, जैसे विवाह की संस्था है, फैमिली की संस्था है, निजी संपत्ति की संस्था है, सांस्कृतिक धरोहर है किसी भी समाज की, कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, जो ट्राइबल सोसाइटी जब थी, जब स्टेट नहीं बना था, तब से चल रही है। तो वो जब राज्य से पहले से है तो राज्य उनको नियंत्रित कैसे करेगा? इसलिए राज्य के पास संप्रभुता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य संप्रभुता का अर्थ क्या है कि जिसके अनुसार वो सक्षम है कानूनी रूप से भी और यथार्थ में भी कि वो किसी पर भी अपनी इच्छा को लागू कर सकता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं उनका तर्क क्या है बहुलवादियों का, कि आप लागू कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं तो राज्य से पहले से चल रही है, उन पे आप अपने तर्क कैसे लागू करोगे? जब संस्थाएं पहले से चल रही है तो उनके अपने नियम है, उन नियमों के अंतर्गत चल रही, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए आप देखेंगे इतिहास में भी बड़े से बड़े तानाशाह जो हुए हैं, उन्होंने भी ये कोशिश की है कि समाज की परंपराओं को वो कम से कम छेड़े, कम से कम हस्तक्षेप करें। तो ये तर्क के आधार पर तो सही है ही, यह इतिहास के आधार पर भी सही है। इसलिए राज्य सर्वशक्तिशाली नहीं हो सकता, राज्य के पास संप्रभुता नहीं होनी चाहिए। इसी से जुड़ी हुई तीसरी बात है, जब ऐसा है तो फिर राज्य को का कार्य क्या है? राज्य का कार्य है द स्टेट इज ए मीडिएटर between different institutions
राज्य का कार्य नियंत्रण करना नहीं है, राज्य का कारण विभिन्न संस्थाओं के मध्य में सहयोग पैदा करना है। ही इज कोऑर्डिनेटर और मीडिएटर बिटवीन डिफरेंट एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। राज्य का कार्य इसलिए क्या है कि वह एक मीडिएटर है, वह आर्बिट्रेटर नहीं है, वह सारी संस्थाओं के ऊपर नियंत्रण करने वाला नहीं है, वह उनके मध्य में संबंधों को अच्छा बनाने वाला है। और चूंकि वो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे ज़्यादा शक्ति उसके पास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह इस कार्य में सबसे ज़्यादा सफल होगा कि दूसरी संस्थाओं के मध्य में अच्छे संबंध स्थापित करें। क्लियर? चौथा आर्ग्यूमेंट जो इनका है, जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ऐतिहासिक है। वो कह रहे हैं कि ये जो एब्सोल्यूट राज्य की बात है, ये फेडरल स्टेट के आने के पहले की बात है, यानी एमर्जेंस ऑफ फेडरल स्टेट, ये कब हुआ? ये 20वीं शताब्दी में है। बीसवीं शताब्दी में, जैसे हम जानते हैं, राज्य दो प्रकार के होते हैं, यूनिटरी और फेडरल। तो 20वीं शताब्दी में बहुत से राज्य धीरे धीरे फेडरल होते गए। वैसे तो अमेरिका भी फेडरल है, फेडरेशन है। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वो भी फेडरेशन है। तो वहाँ पर राज्य संप्रभु कैसे होगा? जब राज्य की शक्ति केंद्र में और विभिन्न राज्यों में बटी हुई है। और भारत जैसे राज्य में तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा पंचायती राज, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वहाँ तक शक्तियाँ बटी हुई है। तो ऐसी स्थिति में राज्य संप्रभु कैसे हो सकता है? सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, और इन सब के संबंध संविधान के द्वारा नियत होते हैं। कोई किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में एक संप्रभु राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभु राज्य का अर्थ है इंडिविजिबल। जो हमने विशेषता क्या देखी थी कि राज्य की शक्ति में विभाज्य नहीं होता, लेकिन यहाँ पर विभाज्य हो रहा है। राज्य की शक्ति परमानेंट होती है, लेकिन यहाँ परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, हर चुनाव के बाद परिवर्तित हो जाती है। तो राज्य की शक्ति अदेय है, लेकिन यहाँ पे देयी है। संविधान ने शक्तियाँ दूसरों को दे दी है। तो इसलिए जो संप्रभुता की विशेषताएं थी, वो विशेषताएं इस फेडरल स्टेट में छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए फेडरल स्टेट जो कि 20वीं शताब्दी की देन है, उनके आने से ये जो संप्रभुता की अवधारणा है, ये इसको ठेस पहुंचती है, ये कमज़ोर होती है। बहुलवादी कहते हैं कि जिन्होंने इस संप्रभुता की अवधारणा दी थी, वो सब वो थिंकर्स थे जो 19वीं शताब्दी है उससे पहले के थे, जैसे बोधा, हॉब्स, ऑस्टिन, ये सब 19वीं शताब्दी से पहले के थिंकर हैं, जब फेडरल स्टेट एमर्ज नहीं हुआ था। इसलिए वो कह रहे थे कि राज्य संप्रभु होना चाहिए। लेकिन बाद में देखा गया कि राज्य फेडरल स्टेट के आने के बाद में संप्रभु नहीं रह पाता है। और अंतिम जो इनकी आलोचना है वो है
sovereignty is weak in international affairs. राज्य कितनी संप्रभुता की बात करे कि हम किसी के नहीं मानते, लेकिन हमने देखा है, एक तो सबसे पहला तो यही है कि राज्य से ऊपर भी बहुत सी संस्थाओं का जन्म हो गया। यूएनओ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले यूएन बना था, लीग ऑफ नेशंस बना था, और बहुत सी संस्थाएं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सी संस्थाएं हैं। अब इन संस्थाओं के आने से ये प्रैक्टिकली हमने देखा है, व्यवहार में देखा है कि ये सारी संस्थाएं किसी न किसी रूप में अपने सदस्य राज्यों की संप्रभुता को नियत करती है, सीमा बांधती है। तो ये, और आज जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तब तो ये बात बिल्कुल जायज़ है। आज तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है या दूसरी संस्था हैं, इकोनॉमिकली हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो आज तो राज्य की संप्रभुता की बात करना ही बेईमानी है, उस अर्थ में कि राज्य अपनी आर्थिक प्रगति के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर निर्भर है, अपनी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस पर निर्भर है, नेटो पर निर्भर है, कोई एशियान पर निर्भर है, कोई किसी पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में राज्य संप्रभु कहाँ है? तो ये पांचवा आर्ग्यूमेंट इनका था कि राज्य संप्रभु नहीं है क्योंकि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रभुता का लोप होता जा रहा है। ये तर्क इनके द्वारा दिए जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो बहुलवाद कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसके बाद में वापस से बहुलवाद की बात की जाने लगी और रॉबर्ट डहाल और दूसरे लोगों ने बहुलवाद की चर्चा की और किसी न किसी रूप में बहुलवाद जीवित रहा। आज जब हम अगर बात करें 2023 में हम लोग हैं, तो आज ये संप्रभुता और बहुलवाद की जो बहस है वो लगभग बेमानी हो चुकी है, क्योंकि आज संप्रभुता की परिभाषा ही बदल गई है। मेरा ऐसा मानना है कि संप्रभुता की नई परिभाषा की आवश्यकता है। संप्रभुता वह परिभाषा नहीं हो सकती है जॉन ऑस्टिन की थी राज्य की। आज कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत के अनुरूप आचरण करता हो। वो वेस्टफेलिया जब संधि हुई थी उस समय तो राज्य ऐसे थे, लेकिन आज इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता बहुत बढ़ गई है, पहली बात। दूसरी बात, राज्य के आंतरिक मामले भी आज पूरी दुनिया में प्रकाशित होते हैं, साझा होते हैं और उनके द्वारा किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें हस्तक्षेप होता है। यहाँ तक हस्तक्षेप होता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल बहुत बड़े बड़े जो देश हैं, उन देशों में भी उन देशों के नागरिक सेना में भर्ती नहीं हो रहे, वो मर्शनरीज रखते हैं। जैसे यूक्रेन और रूस का झगड़ा हो रहा है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूक्रेन में भी बहुत से मर्शनरीज हैं। तो आजकल प्राइवेट आर्मी हो रही है जो आपको लैंड करती है अपनी आर्मी के लड़ने के लिए। ये भी एक काम है। जैसे आजकल हम जानते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट हो चुका है बहुत कुछ। इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो सरकार से तो सुरक्षा लेते हैं, खुद की भी सुरक्षा करने के लिए खुद के जितने फिल्म स्टार हैं, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी रखते हैं, जबकि ये बात आज से 50 साल पहले नहीं सोची जाती थी। तो इसलिए मेरा कहना है कि आज दुनिया बदलती जा रही है। ऐसी बदलती दुनिया में ये जो हम पढ़ रहे हैं, संप्रभुता और बहुलवाद, ये बहस ऐतिहासिक बहस रह गई है। इतिहास में इसका महत्व है, राजनीतिक विज्ञान में, लेकिन आज 2023 में इसका महत्व उतना नहीं है, क्योंकि आज संप्रभुता की परिभाषा बदल गई है, बहुलवाद का कोई मतलब नहीं है और हमें नए प्रकार से राज्य को परिभाषित करना होगा या नए प्रकार से राज्य जैसा कार्य कर रहा है उसको देखकर समझना होगा,
तब हम एक नई बहस कर पाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय अंतर्निर्भरता के दौर में राज्य के पास क्या शक्ति अक्षुण्य है और किन शक्ति पर वह परस्पर समझौता करता है, ये हमें देखना होगा। ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में ये है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि सॉवरेंटी संप्रभुता क्या होती है और उसकी आलोचना क्या होती है। चलिए इससे आगे हम चलते हैं। आज वो है 3 अवधारणाएं। पावर, ऑथोरिटी, शक्ति, वैधता और सत्ता। देखिए, राजनीति विज्ञान पढ़ते समय एक बात ध्यान रखें कि जितनी भी अवधारणाएं हैं उन सब की परिभाषा सर्वकालिक और सबके लिए एक जैसी नहीं रही है। हम कोशिश करते हैं कि वो परिभाषा दें जो सब लोग, अधिकतर लोग जिस पर सहमत हों, लेकिन ये कभी भी क्लेम नहीं करना चाहिए कि हमारी परिभाषा ही एकमात्र परिभाषा है। ये सारे अवधारणाओं के बारे में करीब करीब हम कह सकते हैं, एक्सेप्ट कि वेरी फ्यू अवधारणाएं, जैसे राज्य है, उस पर सब लोग सहमत हो गए हैं कि राज्य के 4 अंग होते हैं, लेकिन यथार्थ में जो राज्य हैं उनके बारे में हम सहमत नहीं होते कि उनके पास ये 4 अंग है या नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि संप्रभुता है या नहीं है, संप्रभु है कि नहीं राज्य, इस पर सब लोग सहमत नहीं है आज के संदर्भ में। इसलिए जब हम राजनीतिक अवधारणा का अध्ययन करते हैं तो सिर्फ हम ये देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से उन अवधारणाओं की परिभाषाएं कैसे हुई है और उसके क्या कारण थे। तो शक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा रही है राजनीति की। क्यों रही है? जैसे मैंने बताया था कि राजनीति राज्य के चारों तरफ चलने वाली गतिविधि है, जो गार्नर ने कहा था, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। अब ये गतिविधि राज्य के चारों तरफ होती है, उसके साथ साथ यह संप्रभुता से संबंधित गतिविधि हो गई, क्योंकि राज्य संप्रभुता के बिना कुछ होता ही नहीं है और संप्रभुता बिना शक्ति के कुछ होता ही नहीं है। संप्रभुता की जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? शक्ति का केंद्रीकरण। संप्रभुता एब्सोल्यूट पावर है, अल्टीमेटली लेजिटिमेट पावर है। तो इसका अर्थ ये कि हमें पता हो पावर क्या है। तो इसलिए शक्ति भी राजनीतिक अवधारणाओं की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि राज्य है महत्वपूर्ण, राज्य के लिए संप्रभुता है, संप्रभुता के लिए शक्ति है। अब शक्ति होती क्या है? ये फिर वही लाख टके का सवाल है कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं, लेकिन सारी परिभाषाओं को मोटे रूप से हम 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक तो कहते हैं कि शक्ति का अर्थ है सामर्थ्य, कैपेसिटी। सामर्थ्य के क्या अर्थ है? यानी एक परिभाषा ये है कि शक्ति किसी भी व्यक्ति या समूह या संस्था या राज्य कि वह सामर्थ्य है जिससे वो कुछ प्राप्त कर सकता है जिसको प्राप्त करना चाहता है। लिख लीजिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण परिभाषा है एक, कि शक्ति किसी व्यक्तियों के समूह या राज्य या संस्था, उसकी वो सामर्थ्य है जिससे वह वो प्राप्त कर सकता है जो प्राप्त करना चाहता है। और इस परिभाषा को हॉब्स और हन्ना अरेंड जैसे विचारक स्वीकार करते हैं। थॉमस हॉब्स हमने पढ़ा है
कि वो क्या करते हैं कि सारे व्यक्तियों के पास शक्ति है और वो लड़ते हैं कि हमको और पावर चाहिए जिससे कि हम वो प्राप्त कर सकें जो हम चाहते हैं। क्या प्राप्त कर सकें? उसके लिए वो प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन की सुरक्षा और भय पर नियंत्रण। एक अनजाने भय पर नियंत्रण चाहते हैं और अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य किसकी है? वही पावर है, और वो किसी के द्वारा दी गई नहीं है। सामर्थ्य खुद की होती है, दूसरा थोड़ी देता है। तो ये कहा गया है हॉब्स के द्वारा भी और हन्ना आरेंट ने भी, जो समकालीन विचारक है उसमें हन्ना आरेंट भी इसको स्वीकार करती है। दूसरी परिभाषा होती है जिसे कहा जाता है रिलेटिविस्टिक, तुलनात्मक किस अर्थ में? ये मानते हैं कि शक्ति दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों, दो समूहों, दो राज्यों, दो संस्थाओं के मध्य के एक विशेष प्रकार के संबंध को परिभाषित करती है। और इसमें मैक्स वेबर और रॉबर्ट डाहल जैसे लोग इसको स्वीकार करते हैं। यानी शक्ति इज रिलेटिविस्टिक, मतलब इट इज बेस्ड ऑन रिलेशंस, संबंध से परिभाषित होती है। देखिए दोनों बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। एक में पहली परिभाषा में वह संबंधों पर परिभाषित नहीं, हर व्यक्ति के सामर्थ्य, हर व्यक्ति या हर समूह या हर राज्य या संस्था के सामर्थ्य को परिभाषित कर रहा है कि वो उसमें ये कैपेसिटी है कि नहीं वो कुछ चीज़ प्राप्त कर सके, तो पावर है। और दूसरे में वो रिलेटिव है कि यानी दो आदमियों के बीच में आप पूछोगे वो शक्तिशाली है या नहीं, तो क्या कहेंगे कि बताओ आप किसके संदर्भ में कह रहे हो। मैं कहूँगा साहब ए बी से ज़्यादा शक्तिशाली है या नहीं, तब मालूम पड़ेगा कि ए शक्तिशाली है या नहीं। अगर ए शक्तिशाली है तो ये अमूर्त में कोई शक्तिशाली होने का अर्थ ही नहीं है। आप क्लियर समझे? आप अमूर्तता में शक्तिशाली कुछ नहीं होती। को आपको साहब ये शक्तिशाली, जैसे हम कहें भारत का प्रधानमंत्री शक्तिशाली है, तो वो कहेंगे साहब किसके संदर्भ में? भाई भारत के संदर्भ में तो ठीक है, क्या अमेरिका के संदर्भ में भी है क्या? तो कहेंगे नहीं अमेरिका वाला ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर तो ए यानी तब ताकतवर कौन है? ए और बी में से एक ताकतवर होगा। तो एक्सक्यूज मी, तो इसलिए ये संबंधों के आधार पर शक्ति को परिभाषित करते हैं। और इसकी क्लासिकल डेफिनेशन जो संबंधों के संदर्भ में है डेफिनेशन, वो रॉबर्ट डाहल ने दी है। वो कैसे दी है? ए इज पावरफुल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए influences B to do something which he in the absence of A would not have done. A B से अधिक शक्तिशाली है केवल और केवल तब जब A B से वह कार्य करवा ले जो B A के अनुपस्थिति में नहीं करता है या नहीं करेगा या नहीं करना चाहता है। You got it? वापिस से देखिए, इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए इज मोर पावरफुल देन बी। हाउ? ए इज मोर पावरफुल देन बी व्हेन ए इन्फ्लुएंसेस बी इन सच ए मैनर दैट बी विल डू सर्टेन थिंग्स जो विच ही वुड नॉट हैव डन इफ देयर इज नो ए। बी इज एक्स, इस एक्स को काम करने को फोर्स करे, परसुएड करे, धमकाए, कुछ भी करे, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। वो मेथड क्या है ये नहीं कर रहे इसमें। ए अपनी शक्ति का उपयोग किस तरह से करता है ये अलग इशू है, लेकिन ए के एब्सेंस में भी वो नहीं करेगा। जैसे उदाहरण ले, एक स्कूल जाता हो बच्चे से, उसके पिताजी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। क्यों होते हैं? कि पिताजी कमरे में नहीं हो तो वो सिनेमा देखेगा नेटफ्लिक्स पे या गेम खेलेगा, और ए आते ही कमरे में, पिताजी आते ही वो पढ़ने लगेगा। यानी अगर पिताजी नहीं हो
तो वो नहीं पढ़ेगा। तो B is doing X, but if A comes then he will do Y. In the absence of A he will not do Y. So A is powerful than B. अब वो कैसे करवा लेते हैं, ये अलग, ये हर केस अलग होता है। वो समझा कर कराते हैं, डरा कर कराते हैं, पनिशमेंट से कराते हैं, लालच लेके कराते हैं, हाथा जोड़ी करके कराते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, क्या करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। द कंक्लूजन इज दैट पावर इज ए रिलेशनशिप। जैसे आप जानते हैं, ये एक व्यक्ति का भी उदाहरण हो सकता है, ये राज्यों का भी उदाहरण हो सकता है, ये संस्थाओं का भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये हमेशा रिलेशनल होगा। ये हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के संबंधों पर आधारित होगा। इसके अलावा शक्ति का कोई अर्थ नहीं है। ए कैन नेवर बी ए पावरफुल पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ बी। एक बाप शक्तिशाली है या नहीं है, ये तब पता पड़ेगा जब उसका बेटा हो। अगर बेटा ही नहीं है तो किसको डांटेगा, बताइए क्या पड़ेगा, सब पावरफुल है, क्यों? तो बी, इन द एब्सेंस ऑफ बी, ए इज नॉट पावरफुल अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन में ए पावरफुल होगा, उसका बी से कोई संबंध नहीं है। बी नहीं हो तो भी ए पावरफुल होगा। उसके उदाहरण दूसरे हैं। इसमें एक आ जाएगा, उसमें सामर्थ्य है नहीं कि वो, जैसे उसमें सामर्थ्य कैपेसिटी है क्या कि वो ये यहाँ बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, इसको उठा के हटा सकता है, नहीं हटा सकता। फिजिकल पावर, उसमें कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं कि उसको कहे, जब उसको दंडित करना चाहिए या उसको परसुएट करे, उसकी इच्छा है और वो हटा सकता है तो वो पावरफुल है, उसमें दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन रिलेशनल डेफिनेशन में ये ए और बी के बीच के संबंधों को निरूपित करती है। क्लियर? ये जो दूसरी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का प्रयोग अधिक रूप में एक तो बिहेवियरलिस्ट करते हैं। सारे जो ये व्यवहारवादी हैं, रॉबर्ट डाल भी व्यवहारवादी था, ये व्यवहारवादी सारे इसका उपयोग करते हैं। और सारे वो लोग जो कि यथार्थ की राजनीति का अध्ययन करते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे मॉर्गन था, वो भी ऐसे करेगा उपयोग। जितने भी पावर अप्रोच के लोग हैं वो सब इसका उपयोग करते हैं। और माना जाता है कि ये शक्ति राज्य की राजनीति का अर्थ ये शक्ति को प्राप्त करना, और वो शक्ति जो प्राप्त की जाती है उसमें दोनों डेफिनेशन शामिल होती है कि वो ऐसी पावर भी प्राप्त करना चाहता है राजनीति में हर व्यक्ति, जो कि वो अपने सामर्थ्य कैपेसिटी बढ़ाकर कुछ भी प्राप्त कर ले, और वो दूसरों की तुलना में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनना चाहता है। जैसे चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के बाद में वो चाहता है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन में वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो प्रधानमंत्री कब बनेगा, उसकी होड़ ही राजनीति है, मुख्यमंत्री बन जाए, यही होड़ है। तो ये हम बात कर रहे हैं शक्ति की, और इसमें एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो किताब का नाम ही है, जिसको आप जानते हैं, लास्टवेल, हेरोल्ड लास्टवेल एक सज्जन हुए थे। वो हेरोल्ड लास्टवेल ने कहा था, पॉलिटिक्स इज व्हाट, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। हाँ, इस किताब का नाम ही हमने, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ये राजनीति है, बिहेवियरलिस्ट है ये। तो ये क्या है, ये जैसे मॉर्गन थाउ थे, तो लास्टवेल ये कहता है हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। इसलिए जो शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं वो राजनीति का केंद्र भी शक्ति को मानते हैं। ये शक्ति की परिभाषा है, और डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना काफ़ी है। दूसरी जो परिभाषा, जो अवधारणा है, वो है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी में वैधता, वैधता क्या अर्थ होता है,
ये शब्द जो है मूल रूप से आया है लेजिटिमस। लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है लॉफुल। लेजिस्लेशन से संबंध नहीं है इसका संबंध है वैधता से। वैधता से कौन सा? कानूनी वैधता। और कानूनी वैधता का अर्थ क्या है कि जो कानून बना हुआ है उसके अनुरूप अगर कोई आचरण करता है, कार्य करता है, तो वह गतिविधि और वह व्यक्ति वैध है, उसके एक्ट वैध है। ये सामान्यतः इसकी आरंभिक परिभाषा है, लेकिन यथार्थ में हम देखेंगे कि ये परिभाषा बहुत ज़्यादा सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि बहुत से दूसरे लोग हैं जो, या बहुत से दूसरे स्रोत हैं जो वैधता के हैं, जो सिर्फ कानून नहीं है, कानून के अलावा भी स्रोत हैं बहुत सारे। और इसलिए वैधता केवल कानूनी हो ये ज़रूरी नहीं है, और कानूनी भी हो तो कानून कैसे बन रहा है इसकी आवश्यकता है। तो लेजिटिमेसी में सिर्फ कानूनी नहीं होती, पहली बात, और भी कई तरीके होते हैं जिससे वैधता प्राप्त होती है। और मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की लेजिटिमेसी की बात की है। एक तो लीगल रेशनल, दूसरा करिश्मा, और तीसरा लॉ। लीगल रेशनल की जगह हम कह सकते हैं ये है ट्रेडिशन। पहला है ट्रेडिशन, दूसरा है करिश्मा, और तीसरा है कानून। तो 3 तरह के वैधता होती है, एक तरह की वैधता नहीं होती, केवल कानूनी वैधता नहीं होती। ये मैक्स वेबर ने बहुत बड़ा एक अवदान किया है इस सिद्धांत में। परंपरागत का अर्थ यह है कि जो बातें, जो मान्यताएं समाज में, परंपराओं में चल रही है, वो वैध होती है जब तक कि उनको कानून के द्वारा बदला नहीं जाए, या जब तक कि परंपराएं परिवर्तित नहीं हो, तब तक उनको वैध माना जाता है। क्योंकि उनको अगर वैध न माने तो समाज का बहुत बड़ा अंग जो है वो उसके वैध न मानने वाले के विरुद्ध हो सकता है। इसलिए वो लेजिटिमेसी समाज में व्याप्त उसकी एक्सेप्टेंस पर आधारित होती है। दूसरी बात, वैधता करिश्मे से भी आती है, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में किसी समय विशेष में जिनसे लोग प्रभावित होते हैं और उनकी बात को सुनकर वो उसका फॉलो करने को तैयार रहते हैं, वो करिश्मा होता है। जैसे गांधी जी का करिश्मा था, तो उनकी बात को जब उन्होंने कहा कि हड़ताल करो तो सब जनता उनके साथ हो गई, तो हड़ताल ही वैध हो गई। हड़ताल अवैध नहीं हुई, हड़ताल वैध हो गई, क्योंकि सारा समाज जब उसके साथ हो गया तो वो भी वैध हो गई। वो किस लिए हो गया? वो एक्ट वैध नहीं था, एक्ट तो इलीगल था, लेकिन वो करिश्माई नेतृत्व होने के कारण से लोगों ने उसको वैध मान लिया। और तीसरा जो साधारण है ये, जिस पर ये शब्द बना है, वो है कानून। तो कानून से तो वैधता आती ही है। अगर कानून से पास है कोई चीज़ तो सामान्य जन उनको स्वीकार कर लेता है, वो ये कानूनी है इसलिए वैध है। जैसे हम जाते हैं सड़क पर स्कूटर पे, कार में, तो हमको पुलिस वाला जब रोकता है तो हम मान लेते हैं वो ये सही है। क्यों है? क्योंकि वह पुलिस की वर्दी पहने हुए, कानून सम्मत अधिकार उसके पास है, इसलिए हम उसकी बात को स्वीकार करते हैं। तो वैधता वो तो होती ही है जो कानून की है, लेकिन इसके अलावा भी 2 प्रकार की वैधता होती है। तो अंत में हम कहेंगे सोर्सेस क्या होते हैं, ये वैधता आती कहाँ से है? 3 प्रकार की तो होती है, लेकिन आती कहाँ से है? तो एक तो सोर्स इसका है, वो है कंसेंट, सहमति। कंसेंट या सहमति, जनता की सहमति से वैधता उत्पन्न होती है। और इसका सबसे बड़ा विचारक है जॉन लॉक। हम लोग जानते हैं कि जॉन लॉक ने कहा था सरकार ही सहमति पर आधारित होती है। हर 5 साल में उनको सहमति लेनी पड़ती है जनता की,
अगर जनता सहमति न दे तो सरकार चल ही नहीं सकती। इसलिए हर 4 साल में 5 साल में जनता से सहमति लेनी पड़ती, तो कंसेंट से लेजिटिमेसी आती है। दूसरी लेजिटिमेसी किससे आती है? वो है यूटिलिटी या उपयोगिता से। उपयोगिता से भी सहमति आती है। जैसा कि बेंथम ने कहा था कि सरकार कोई कार्य करे और वो कार्य अगर उपयोगी नहीं हो तो लोगों की सहमति आएगी नहीं उसमें। अगर उस पर उपयोगी हो समाज को, जैसे सड़क बनाई आपने, तो सड़क उनके काम आ रही है तो वो कहेंगे बिल्कुल सही बनाई है आपने। और सड़क बनाई और आपके काम ही नहीं आ रही तो कहेंगे साहब ये तो गलत है। चाहे कानूनी रूप से उनके पास ये पावर हो, लेकिन अगर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है तो उस कानून की क्या ज़रूरत है, या उस कार्य को कैसे आप कहोगे कि ये लेजिटिमेट है। और तीसरा और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है आजकल, जिसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसे कहा जाता है पब्लिक रीजन, या कहा जाता है जिसे डेमोक्रेटिक एक्सेप्टेंस। डेमोक्रेटिक अप्रूवल। पब्लिक रीजन की अवधारणा यानी सार्वजनिक विवेक और प्रजातांत्रिक सहमति, इसको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को कांट ने प्रेषित किया था, और आज के समय में जिसको रॉल्स, जिसका सबसे बड़ा प्रवर्तक माना जाता है। और डेमोक्रेटिक अप्रूवल मूल रूप से रूसो के द्वारा कहा गया था। और ये दोनों को अगर मिला, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कोई भी बात कानूनी है या नहीं है, उसको जनता ने सहमति दी या नहीं है, उससे तय नहीं होगी वो लेजिटिमेट है। तय तब होगी जब वो पब्लिक रीजन पर सही उतरती है। पब्लिक रीजन का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक विवेक, जो जॉन रॉस ने, जिस पर पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो किताब लिखी है उसने दूसरी 1993 में, उसमें उसने उस पर बहुत बड़ा चैप्टर लिखा है पब्लिक रीजन पर। तो वो क्या कहते हैं, पब्लिक रीजन क्या होता है? पब्लिक रीजन का अर्थ है कि जब सार्वजनिक रूप से बहस के माध्यम से मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करके किसी भी नीति पर बहस करे और उसमें वो सहमत हो जाएं साधारण जन, तब माना जाना चाहिए कि वो पब्लिक रीजन से अप्रूव हो गई है। इसी दूसरे अर्थ में रूसो कहता है डेमोक्रेटिक अप्रूवल, कि केवल वोट देने से मालूम नहीं पड़ेगा, आप आम जनता में जाकर सहमति प्राप्त कीजिए, या डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, और जिसे आजकल एक नया नाम दिया गया, कहा गया है विमर्शीय प्रजातंत्र। विमर्शीय प्रजातंत्र, तो विमर्शीय प्रजातंत्र जो है वह आधार है लेजिटिमेसी का। क्लियर? ये एक नया सोर्स है जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, बाकी दो तो आपको मिल जाएंगे। अंतिम अवधारणा है वो है ऑथोरिटी, सत्ता। सत्ता की सबसे सर्वमान्य परिभाषा जो दी जाती है वो है लेजिटिमेट पावर। वैधानिक वैधता प्राप्त शक्ति सत्ता होती है। और इसका सबसे बड़ा, अथॉरिटी का सबसे बड़ा विचारक है मैक्स वेबर, और इसने 3 तरह के अथॉरिटी की बात की, लीगल, रेशनल, करिश्मेटिक एंड ट्रेडिशनल। अभी हमने देखा लेजिटिमेट या लेजिटिमेसी, तो लेजिटिमेसी केवल कानूनी नहीं होती, 3 प्रकार की लेजिटिमेसी हो सकती है। उसी पर आधारित मैक्स वेबर कहता है 3 प्रकार की सत्ता भी होती है। तो एक तो लीगल रेशनल होती है, कलेक्टर साहब है उसकी सत्ता है, एमएलए एमपी की सत्ता है, जो भी राज्य से संबंधित अधिकारी हैं उन सब की सत्ता होती है, क्योंकि वो लीगल रेशनल होती है। दूसरी होती है करिश्मेटिक, कि आपके पास कोई सत्ता नहीं हो,
राज्य के द्वारा आप सदस्य राज्य के किसी भी पद पर नहीं हो, लेकिन आपका करिश्मा इतना है कि लोग आपकी बात को मानते हैं, जैसे फिर महात्मा गांधी, इसको उदाहरण दे सकते हैं। और तीसरा है परंपरागत। परंपरागत क्या है कि जो ऐसे परंपरागत रूप से जिन लोगों की सत्ता मानी जाती है, जैसे धर्माचार्य, कि कोई धर्म के बड़े बड़े शंकराचार्य जी महाराज जैसे हैं, या दूसरे रिलीजियस लीडर्स हैं, या कल्चरल लीडर्स हैं, या परंपरागत रूप से जिनको हम जो लोगों के काम करते हैं, जिनकी बहुत ख्याति है, जो परोपकारी हैं, जिनका समाज में सम्मान है, जो या किसी जाति विशेष के बहुत बड़े नेता हैं, उन सब का भी किसी न किसी रूप में अथॉरिटी होती है। पुराने राजा भी ले सकते हैं। हाँ, तो उनको चैलेंज ये दो करते हुए भी घबराते हैं, ये दो भी उनको चैलेंज नहीं कर पाते हैं अगर ट्रेडिशनल अथॉरिटी किसी के पास है तो ये मूल रूप से अथॉरिटी की बात है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, जो लेजिटिमेट पावर होती है, कि लोग अथॉरिटी को आज्ञा का पालन क्यों करते हैं। कि वो लेजिटिमेट पावर है वो तो ठीक है, वो तो लेजिटिमेट है, वो तो आप वैध हो गई, लेकिन अथॉरिटी का बात का पालन क्यों किया जाता है। तो इसमें सवाल जो उठता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्व की तरफ, जो टी.एच. ग्रीन ने सबसे पहले उठाया था कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करे। तो क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन दैट वाज रेज्ड बाय टी.एच. ग्रीन इन 19th century फॉर द फर्स्ट टाइम, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि आज माना जाता है कि ये सवाल हमेशा उठाया जाता है कि भाई हम राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करें। राज्य लेजिटिमेट है, वैध है, लेकिन वैध होने का अर्थ क्या ये है कि उसकी आज्ञा का पालन करें। तो ये हम तब एक दूसरे प्रश्न की तरफ उठ जाते हैं। लेजिटिमेसी तो बात शुरू होती है सत्ता से, या सत्ता की बात करते हैं, और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन शुरू होती है साधारण जन से। तो साधारण जन और सत्ता के मध्य में जो संबंध है उसको निरूपित करता है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का प्रश्न, राजनीतिक दायित्व। तो इसके बहुत से आंसर्स हैं। जैसे हॉब्स का आंसर क्या है कि डर के कारण करोगे, फियर इज़ द की ऑफ ऑथोरिटी। अगर सत्ता के पास अधिकार ही नहीं हो, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि सत्ता आपको कुछ नहीं कर सकती, तो आप पालन ही नहीं करोगे। ये मानना है हॉब्स का कि लाल बत्ती का अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपको कोई दंड ही नहीं लगेगा, तो फिर कौन करेगा लाल बत्ती का पालन। ये मानना है हॉब्स का। लेकिन लोग माने तो वो कहते नहीं, लोग मॉरल भी होते हैं, लीगल मानते हैं कि कोई भी नहीं खड़ा है तो अभी लाल बत्ती है तो हम तो नहीं क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये नियम है। तो कई कारण होते हैं राज्य की आज्ञा का पालन करने के, राज्य की सत्ता का आज्ञा का पालन करने के। तो वो प्रश्न पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के प्रश्न में आ जाता है। चलिए आज इतना देखते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने बात की है किस किस की, हमने संप्रभुता की आलोचना की है, और शक्ति, वैधता और सत्ता के बारे में बात की है। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।